गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 27वीं वीडियो हमारी 11th क्लास की चल रही है और हम अवकलन के टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो अवकलन के टॉपिक पे जो कुछ हमने 2-3 एग्जाम्पल किए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपना, एक नया एग्ज़ाम्पल लिया कि y बराबर, अब थोड़ी मैं आपको है ना सिंपल में टेक्निक बता रहा हूँ। सिंपल में टेक्निक मतलब अभी जो पिछला वाला वीडियो हमारा गया था 26वां, उसके अंदर तो हमने बिल्कुल सिंपल बात की थी, है ना। अब थोड़ी सी टेक्निक आएगी उसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर एक्स और इसका अवकलन करने के लिए बोला गया साइन स्क्वायर एक्स का, तो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो सकता है कि y बराबर साइन एक्स का अवकलन कर लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर कभी भी कोई घात लगी हुई आ जाए, 2 पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, 4 पावर आ जाए, तो आपको एक काम करना है। और ये चीज़ आपको पता है, छोटी क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था, जो भी बच्चे 10वीं क्लास में मुझसे पढ़े थे तब भी मैंने जो छठी प्रश्नावली कराई थी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाली छठी प्रश्नावली थी, उसमें आपने देखा था कि कई बार क्या साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ गया। जैसे कहीं पर लिखा हुआ आ गया साइन स्क्वायर 45, तो मैंने क्या लिखा था उसको कि साइन 45 का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान होगा आपको, जब इस तरह की कोई कैटेगरी हमारे सामने आती हैं तो थोड़ा सा पिछले क्लास के कामों को भी ध्यान में रखा करें, क्योंकि हम धीरे धीरे करके पिछली क्लास के ज्ञान से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैटेगरी हम 10वीं क्लास में कर चुके हैं। इसी चीज़ का प्रयोग अब यहाँ पे करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स है, यानी साइन स्क्वायर थीटा है, तो बात तो वही है, थीटा हो चाहे एक्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख देते हैं इसको हम लिख सकते हैं y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, तो क्या मीन्स निकला, अब ये साइन एक्स वाला फंक्शन नहीं है ना। अब ये साइन एक्स वाला फंक्शन नहीं है, अब ये किस चीज़ का फंक्शन है, अब फंक्शन बन रहा है x, इसको x मानेंगे, x की पावर n, और x की पावर n का मैंने वहाँ पे लिखा था और आपको याद भी होगा कि x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यही होता है ना। तो ये मान आप यहाँ पे रख देते हैं और वैल्यू आ जाती है y बराबर, पहले तो इसका करना है। अब यहाँ पर एक श्रृंखला नियम बनता है, इस चीज़ को हम कहते हैं श्रृंखला नियम। तो अभी श्रृंखला नियम में आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी तो फिलहाल हम एक छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। तो श्रृंखला नियम को हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, इसको चेन रूल भी बोल देते हैं ना, चेन रूल भी कहलाता है ये। तो x की पावर n से हल करना है, मतलब इसको पूरे को x मानना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अब ये भी किया था हमने पिछले क्वेश्चन पे कि एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, ये x है पूरा, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है 2x। तो x की जगह पे क्या चल रहा है साइन x, ये ऐसे ही चला गया। फिर साइन x की वैल्यू आती है, अब साइन x का करना है। पहले तो आपने इसको x मान के स्क्वायर का किया है, अब जो मतलब अवकलन किया ना वो स्क्वायर का हुआ था। अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब साइन x का करेंगे, तो साइन x का आंसर क्या आ जाता है cos x आ जाता है। साइन x का क्या होगा cos x, और आंसर क्या आ गया y बराबर 2 sin x cos x, y बराबर 2 sin x cos x, ये आंसर हो गया और यही आंसर होगा। अभी इसको हम cos sin 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज जो थी आपकी, थर्ड चैप्टर था, वो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमें ये पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कोई फार्मूला होता है। तो हम उसको जब पढ़ेंगे तब मैं आपको उसकी डिटेल बताता रहूँगा, ठीक है। तो एक कैटेगरी हमारी ये आ जाती है। उसके बाद अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करें कि अगर हमसे ये कहा जाए कि y बराबर sec x दे दिया और tan x दे दिया, ऐसे दे दिया, है ना। y बराबर sec x दे दिया और अपॉन में tan x दे दिया, इस तरह का कोई सवाल का प्रकार है वो हमें दे रखा है और हमसे कहा गया कि भाई इसका अवकलन करिए। तो आपके दिमाग में जैसे ही इसको आपने देखा और देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई ये तो u अपॉन v का फॉर्मूला बन रहा है ना। u अपॉन v क्यों बोलोगे आप इसको, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि भाई
sec x ऊपर आ रहा है, फिर tan x नीचे आ रहा है, तो ये तो u अपॉन v बन गया। दो पद हैं, दोनों भाग में आ रहे हैं, तो हम इसको u अपॉन v तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अवकलन करते हैं उस अवकलन के दौरान कोशिश कीजिए कि अगर हम कोई कैटेगरी चेंज करके u अपॉन v को ख़त्म कर सकें तो वो हमारे लिए बेटर होगा, है ना। u अपॉन v का फॉर्मूला बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, कम से कम मात्रा में यूज़ करने की कोशिश किया करिए। तो अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे y बराबर ये आ गया। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ये भी लिख सकते हैं। अब cos से cos कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन sin x, है ना। और 1 अपॉन sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x। तो y बराबर cosec x आ गया, मतलब फलन बन गया y बराबर cosec x। और cosec x का जब अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस cot x cosec x, ठीक है। ये शायद मैंने लिखा नहीं था फॉर्मूला वहाँ पे, तो इसका आंसर ये होता है। तो y बराबर cosec x का आंसर होगा माइनस cot x और cosec x, ठीक है। ये स्थिति लिख लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद फिर हम एक अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अभी मैं सिंपल सवाल लेके चल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी सी टेक्निक अलग तरीके से सिखाऊंगा। अभी तो हम केवल एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, अभी जैसे मैंने आपको ये बोला कि भाई आप कोशिश करिए कि u अपॉन v ना बने, है ना, कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कोई कैटेगरी नहीं बनती है, बाई चांस कोई ऐसी चीज़ आ गई कि वो हमने कोशिश की और उसके बाद भी वो u अपॉन v वाला जो नियम है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और u अपॉन v बार बार बन रहा है, तो फिर हमें u अपॉन v से ही करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाला, इसको मिटा देते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1, ये देखिए, है ना। ये एक क्वेश्चन हमको दिया। अब आप इसको देखिए, पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर क्वेश्चन को लिखने से पहले उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए कि भाई क्या कैटेगरी ये बन रही है। अगर ये कैटेगरी हमारी समझ में आ जाती है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैटेगरी समझ नहीं आएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये जो बोला है कि भाई इसमें u अपॉन v बन रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि u अपॉन v बन रहा है। अब मैंने आपको ये भी बोला है कि u अपॉन v अगर आप ख़त्म कर सकते हैं तो करिए। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपने u अपॉन v ख़त्म किया। u अपॉन v कब ख़त्म हुआ, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो sec x को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन cos x और प्लस 1, ठीक है, ये काम कर दिया। अब एलसीएम कर दिया यहाँ से, तो 1 माइनस cos x हो गया। फिर इसका एलसीएम कर दिया, 1 प्लस cos x हो गया। एलसीएम में cos x आया, यहाँ भी cos x आया, cos से cos कट गया, ये बच गया। हो गया यहाँ तक क्लियर। लेकिन अब देखिए हमने क्या काम किया, भाई यहाँ पर u अपॉन v बन रहा था, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने के बाद दोबारा से u अपॉन v बन गया, नहीं हुआ, मतलब जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। हम ये चाहते थे कि यहाँ से u अपॉन v का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह हमें u इंटू v मिल जाए या सिंपल कोई कंडीशन मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास यहाँ नहीं है ना। एक कंडीशन है पर अभी वो आपको नहीं पता है। एक कंडीशन है, 12th का कोई बच्चा देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं है। बिल्कुल है ना, लेकिन अभी हम 11th के हिसाब से बात कर रहे हैं, बिल्कुल लोअर लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता और हम उसको बस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो उस लेवल पे मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं 12th के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से जो फंडामेंटल रूल्स आपको बताए हैं, हम उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो u अपॉन v बन रहा है। अब u अपॉन v के हिसाब से जब हम इसका अवकलन करते हैं
तो u अपॉन वी के हिसाब से अवकलन कर दिया तो क्या बन गया 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। भाई पहले तो u अपॉन वी में क्या होता है वी स्क्वायर होता है, तो पहले तो हो गया वी स्क्वायर, फिर आ गया v को छोड़ दिया तो 1 प्लस कॉज एक्स को छोड़ दिया, ठीक है। फिर आ गया डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉज एक्स, मतलब इसका अवकलन करना है, फिर माइनस कर दिया, फिर 1 माइनस कॉज एक्स को छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स किया किसका 1 प्लस कॉज एक्स, मतलब 1 प्लस कॉज एक्स का अवकलन करेंगे। इस तरह से हमने काम किया। अब आता है यहाँ से 1 प्लस कॉज एक्स को छोड़ दिया है ना, 1 माइनस कॉज एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस कॉज एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 तो कांस्टेंट हो गया। वही रूल्स याद रखने हैं आपको, रूल्स की प्रैक्टिस के लिए ही मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। तो 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं करना। फिर माइनस एज इट इज़ लगा हुआ है, कॉज एक्स का अवकलन करिए, कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, उसके कारण ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा है ना, और 1 माइनस कॉज एक्स हो गया। ऐसा कैसे रहा, अब 1 तो 0, अब देखिए इसका अवकलन करना है तो यहाँ से 1 का कांस्टेंट हो गया 0 हो गया, कॉज एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो गया, अपॉन में यहाँ से 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो गया है ना, सिंपल चल रहा है। अब इनको सॉल्व करिए तो ये जो प्लस का साइन एक्स है, अब इसमें चाहे आप प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाई प्लस है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन एक्स का गुणा कर दिया 1 से तो यहाँ आ गया साइन एक्स, फिर साइन एक्स का गुणा कर दिया कॉस से तो प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, फिर ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा है ना, तो प्लस किया तो साइन एक्स को यहाँ गुणा किया तो ये आ गया प्लस साइन एक्स। फिर ये प्लस साइन एक्स है, जब इससे गुणा होता है भाई माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, लेकिन ये तो माइनस का ही है तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स, और अपॉन में आ जाता है 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? गुणा कर दिया सिंपल, साइन एक्स को 1 से गुणा किया साइन एक्स आ गया, साइन एक्स को कॉज एक्स से गुणा किया साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन रहा है, साइन एक्स को 1 से गुणा किया साइन एक्स आ गया, साइन एक्स को इससे गुणा किया तो माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हमारा माना जाएगा। तो जो टेक्निक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, उस टेक्निक के अंदर यही कंडीशन हमारी आती है कि सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि u अपॉन v को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश u अपॉन v ख़त्म नहीं होता है तो फिर हमें u अपॉन v से ही काम को करना है, और u अपॉन v से जब आप कोई भी अवकलन करते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस इसलिए हमें इसे ख़त्म करना होता है। बाकी रूल तो है ही है, तो ऐसा नहीं कि इस रूल का कोई नुकसान होता है, कहीं नुकसान वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। और अभी थोड़ा सा क्या है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि श्रृंखला नियम मैंने आपको नहीं बताया, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो श्रृंखला नियम इसमें ऐड हो जाता है बीच में, तो और देखते हैं और कोई छोटे क्वेश्चन निकालते हैं। अब जैसे हमने लिया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक इन्वर्स का और ले लीजिए, आप फॉर्मूले लिख लीजिए इन्वर्स के, क्योंकि ये इन्वर्स का मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए इन्वर्स के जो फॉर्मूले, जहाँ भी आपने फॉर्मूले लिखे ना उसी में आगे इसको बढ़ाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई इन्वर्स, जैसे ये -1 पावर आ जाती है, इसको इन्वर्स बोलते हैं, डिटेल की बात बाद में करेंगे हम। तो साइन इन्वर्स का अवकलन की बात होती है। साइन इन्वर्स का जो अवकलन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर नंबर 2 आ जाता है कॉज इन्वर्स का अवकलन। कॉज इन्वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये माइनस हो जाता है। फिर नंबर 3 है dy/dx tan इन्वर्स x, tan इन्वर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। फिर नंबर 4 है dy/dx
कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + x² आ जाता है। फिर नंबर 5 है d/dx सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स का 1/x² -1 होता है। फिर नंबर 6 है d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स का आंसर -1/x² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करिएगा और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अभी आपको लग रहा होगा अजीब सा कि भाई इतने सारे फार्मूले हैं और ये है और वो है। अभी ट्रिग्नोमेट्री भी हम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी फार्मूले आएंगे, लेकिन वो रटे नहीं जाते हैं, उनको समझा जाता है और एक बार बस वो समझ गए, दिमाग में बैठ गई, वो ज़िंदगी भर भूलते ही नहीं हैं, ज़िंदगी भर का काम हो जाता है। एक ये नहीं कि भाई जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या साल 2 साल हमने 11th और 12th की और उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार बस ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, उसके बाद ये कभी निकलती ही नहीं है ना, परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं ये। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी मैंने 3 एग्जांपल कर दिए, नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे y बराबर कि e⁻x × tan इनवर्स x, ये आ गया। सिंपल कंडीशन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो e⁻x और tan इनवर्स x आया। अब देखिए, जब इसको देखा हमने तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये जो टेक्निक है जो हमारे सामने लिखी हुई है, ये सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि पहले तो आप ये कोशिश कीजिए, ये देखने की कोशिश करिए कि ये कौन से रूल में काम कर रहा है, कौन सा फंडामेंटल रूल बन रहा है ये। तो ये फंडामेंटल रूल बन रहा है u × v वाला, है ना, चौथे नंबर का। तो u × v के हिसाब से काम हो रहा है इसमें, तो 2 फलनों का गुणा ही तो हो रहा है, 2 फलनों का गुणा हो रहा है, तो u × v बन रहा है। अब u × v के हिसाब से जब हम इसके लिए काम करते हैं तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या अवकलन बनता है इनका, देखिए। तो ये आ जाता है dy/dx बराबर u × v से कर रहे हैं तो पहला पद छोड़ देना है, दूसरे पद का अवकलन कर दिया tan इनवर्स x, फिर प्लस, फिर tan इनवर्स x को छोड़ दिया और e⁻x का अवकलन कर दिया। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर e⁻x तो एज इट इज़, भाई जिसको छोड़ दिया है, जिसको कांस्टेंट माना हुआ है उसको तो ऐसे ही रखेंगे। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1/1 + x² प्लस यहाँ से tan इनवर्स x को छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, e⁻x का e⁻x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बच जाता है 1/1 + x² प्लस tan इनवर्स x, और ये मान है dy/dx का। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये फिर वही कंडीशन बन गई जैसे अभी अभी एक log x का सवाल हो रहा था, ऐसा ही है ना। तो उसमें क्या आया था कि e⁻x f(x) + f'(x) मैंने बताया था आपको, तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेकिन जो 12th वाले बच्चे अगर कोई गलती से वीडियो देख रहे होंगे ना यहाँ, तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये मैटर क्या चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 एग्जाम्पल अभी कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार के सिंपल एग्जाम्पल करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर धीरे धीरे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले कोई और नियम हैं जिनके आधार पर हम बड़े आराम से ये अवकलन का टॉपिक आगे कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है।